हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीके जोन। हम लोगों ने इस चैनल पे जीके का क्लासेस स्टार्ट किए थे। जीके में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का लेक्चर 1 जो कि पिछला दिन अपलोड हो गया था इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो सबसे पहले वो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 1 जो अपलोड हो चुका है उसे जाके देख लीजिए। आज हम लोग का इस वीडियो का टॉपिक और ये क्लास नंबर इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 2 रहेगा। इकोनॉमिक्स लेक्चर 2 रहेगा आज का ये वीडियो, इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2। और आज का हमारा टॉपिक होगा, इस वीडियो का टॉपिक होगा डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि डिमांड क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड के साथ प्राइस का क्या रिलेशन है, सप्लाई के भी बारे में हम लोग समझेंगे कि सप्लाई क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करती हैं, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई कब यानी सप्लाई का कब कैसे बनेगा, सप्लाई के साथ आपका प्राइस का क्या रिलेशन होता है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मार्केट क्या है और कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के मार्केट होते हैं, वो सब हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स का डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट का होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिमांड क्या होता है। डिमांड तो हम डिमांड किसे कहेंगे। डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड that consumers are willing and able to buy at different prices during a given time period। हम लोग डिमांड किसी चीज का है तब कहेंगे जब कंज्यूमर्स के पास विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों हो उसको खरीदने का। किसी प्रोडक्ट की खरीदने का कंज्यूमर के पास विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों हो तब हम कहेंगे कि उस चीज का डिमांड है। अगर किसी के पास विलिंगनेस है लेकिन एबिलिटी नहीं है तो हम उसे डिमांड नहीं कहेंगे। और अगर किसी के पास एबिलिटी है और विलिंगनेस नहीं है तब भी हम उसे डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड कहने के लिए कंज्यूमर के पास विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होना चाहिए। विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होना चाहिए। एक कंसेप्ट आता है क्वांटिटी डिमांडेड। समझते हैं लोग क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। Quantity demanded. How much our consumers are able how much are consumers able and willing to purchase। क्वांटिटी डिमांडेड किसे कहेंगे कि हाउ मच आर कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू परचेस यानी कंज्यूमर्स कितना सामान खरीदने की एबिलिटी रखते हैं और विलिंगनेस रखते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। यानी मार्केट में किसी चीज का क्वांटिटी डिमांडेड किसे बोलेंगे, उसे कि जब कंज्यूमर कितना क्वांटिटी खरीदने का एबिलिटी और विलिंगनेस रखता है उसी को हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। हाउ मच आर कंज्यूमर्स एबल एंड विलिंग टू परचेस, वही हम लोग का होगा क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि डिमांड क्या होगा। एक बार और देख लेते हैं डिमांड क्या होता है। डिमांड refers to the quantity of a good that consumers are willing and able to buy at different prices during a given time period। हम किसी चीज का डिमांड ये कब कहेंगे जब कंज्यूमर के पास विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों हो उस चीज के खरीदने का, तब हम कहेंगे कि उस चीज का मार्केट में डिमांड है। फिर हम लोगों ने देखा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। हाउ मच आर कंज्यूमर्स, कितना कंज्यूमर्स खरीदने के एबल और विलिंग है। हाउ मच आर कंज्यूमर्स एबल एंड विलिंग टू परचेस, वही हम लोग का कहलाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। फिर अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं।
सबसे पहला फैक्टर आपका क्या होगा? सबसे पहला फैक्टर होगा प्राइस ऑफ डेट गुड, उस सामान का प्राइस। ये सबसे पहला फैक्टर होगा जो डिमांड को अफेक्ट करेगा। और क्या होगा? और इनकम ऑफ पॉपुलेशन भी हो सकता है, लोग कितना कमा रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा। मार्केट के डिमांड पे डिपेंड तो करेगा ही कि लोग कितना कमा रहे हैं। लोग ज्यादा कमाएंगे तो डिमांड ज्यादा करेंगे, लोग कम कमाएंगे तो डिमांड कम करेंगे। तीसरा, कल्चरल फैक्टर्स, यानी उस जगह का स्पेंडिंग कल्चर कैसा है। चौथा, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो डिमांड भी चीजों की ज्यादा होगी। फिर और एक है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, लाइक सीजन, बहुत सारी चीजों का सीजन में ही डिमांड आता है एक सेक्टर। बहुत सारी चीजें हैं जो डिमांड के फैक्टर को अफेक्ट करती है। उनमें से एक है प्राइस ऑफ डेट गुड, उस चीज का प्राइस, इनकम ऑफ पॉपुलेशन, कल्चरल फैक्टर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल फैक्टर लाइक सीजन एक्सेट्रा। अब समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस, यहां ऐड कर लीजिएगा एक्सेप्ट प्राइस। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस को छोड़ के जितना भी फैक्टर्स है उन सबको अगर हम कांस्टेंट मान लें, तब व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब भी प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का तो डिमांड डिक्रीजेस, उस चीज का डिमांड घट जाएगा। सारे फैक्टर्स, जितने भी अदर फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसे अगर हम लोग कांस्टेंट मान ले प्राइस को छोड़ के, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड चीजों की कम होगी, और जब प्राइस घटेगा एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीज, जब किसी चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। जब किसी चीज का प्राइस कम होगा तो लोग कम डिमांड करेंगे, कम खरीदेंगे। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन हुआ। सो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस में कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन। फीचर्स ऑफ डिमांड क्या है? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन होता है। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। अच्छा, डिमांड का कर्व कैसे बनेगा वो देखते हैं। डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है देख लीजिए। ये मान लीजिए आपके प्राइस है, ये प्राइस है और ये आपका है क्वांटिटी। तो डिमांड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। प्राइस जब बढ़ेगा, प्राइस जब बढ़ेगा चीजों की डिमांड जो है वो, क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होगी। जब प्राइस घटेगा, प्राइस घटेगा किसी चीज का, तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी। यहां कम क्वांटिटी की डिमांड है, यहां ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड है। यहां क्वांटिटी Q2 ज्यादा है Q1 से, यहां प्राइस कम है, यहां प्राइस ज्यादा है। P2 ज्यादा है P1 से। जब प्राइस ज्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा होगी। तो प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, और इसका कर्व जो बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन भी है। गिवन गुड्स हो गए, गिवन गुड्स, वेबलिन गुड्स, ये सब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स में। टाइप्स ऑफ गुड्स में एक बार हम लोग ये सब चीज देखेंगे, अभी के लिए स्किप करते हैं। अभी के लिए इतना समझते हैं कि डिमांड क्या होता है। डिमांड किसे कहेंगे? जब कंज्यूमर किसी चीज को खरीदने का विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों रखता हो, तब हम कहेंगे कि उस चीज का डिमांड है। फैक्टर्स क्या क्या है अफेक्टिंग, आप लोगों ने देख लिया है। प्राइस ऑफ डेट गुड, इनकम ऑफ पॉपुलेशन, कल्चरल फैक्टर्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उन सारे फैक्टर को लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर हम सारे फैक्टर को, प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर को कांस्टेंट मान ले, तो प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होगा? जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा।
इनवर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है, हम लोगों ने कर्व बनाकर देखा था। ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, फैक्टर्स हो गया, ये हमारा हो गया कर्व। देखा था हम लोगों ने कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। डिमांड का कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये था हमारा डिमांड। अब आते हैं हम लोग सप्लाई पे कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई refers to the quantity of a good that producers are willing and able to sell at different prices during a given time period। किसी चीज का सप्लाई है, हम ये कब कहेंगे, जब प्रोड्यूसर, उस प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर विलिंग हो और साथ में एबल हो टू सेल, उस चीज को बेचने का, तब हम कहेंगे कि उस चीज का मार्केट में सप्लाई है। सप्लाई refers to the quantity of a good that producers are willing and able to sell at different prices during a given time period। प्रोड्यूसर में विलिंग भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होना चाहिए सेल करने का, चाहत भी होना चाहिए और काबिलियत, एबिलिटी भी होना चाहिए सेल करने का प्रोडक्ट का, तभी हम कहेंगे कि मार्केट में उस चीज का सप्लाई है। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या है जो सप्लाई को अफेक्ट करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, टैक्सेस एंड सब्सिडीज हो गया, नंबर ऑफ सेलर्स हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गया, और क्या क्या फैक्टर है, प्राइस ऑफ गुड हो गया, और क्या क्या फैक्टर होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, और क्या क्या फैक्टर होंगे, प्राइस ऑफ डेड गुड सबसे पहला, डिमांड में भी यही था और सप्लाई में भी ये। दूसरा फैक्टर क्या होगा, रॉ मटेरियल्स, सप्लाई डिपेंड करते हैं रॉ मटेरियल्स पे। लेबर है मार्केट में, स्किल लेबर है, ज्यादा स्किल लेबर है तो सप्लाई ज्यादा होंगी, उनका वेजेस है जो इफेक्ट करेंगी सप्लाई को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है आपका, अगर बिजनेस करना आसान होगा तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कीजिएगा, मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करती है। ठीक है, प्राइस ऑफ ट्रेड गुड, उस गुड का प्राइस, रॉ मटेरियल, लेबर, स्किल, वेजेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सप्लाई के फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। अब देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सप्लाई क्या होता है, जब प्रोड्यूसर में किसी चीज को बेचने का विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों हो। ये याद रहे, सिर्फ विलिंगनेस से या सिर्फ एबिलिटी से नहीं होगा, विलिंगनेस और साथ में एबिलिटी दोनों हो सेल करने का, तब हम कहेंगे कि मार्केट में उस चीज की सप्लाई। प्रोड्यूसर में विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होना चाहिए। डिमांड में क्या है कि बायर्स में विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होना चाहिए खरीदने का सामान का, तब हम कहेंगे कि मार्केट में उसका डिमांड है। उसी तरह प्रोड्यूसर्स में विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होना चाहिए बेचने का। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यहां भी आप एक्सेप्ट प्राइस लिख लीजिएगा। प्राइस को छोड़ के हर चीज को अगर हम कांस्टेंट मान लें, जितना भी फैक्टर था, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, टैक्सेस, सब्सिडी, नंबर ऑफ सेलर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, रॉ मटेरियल्स, लेबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ये सारे फैक्टर को अगर हम कांस्टेंट मान लें सिर्फ प्राइस को छोड़ के, तो प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन दिखने को मिलेगा, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी। जैसे किसी चीज का प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, अब वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो अब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसलिए जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी उसकी बढ़ने लगती है, और जब किसी चीज का प्राइस डिक्रीज होता है उसका सप्लाई भी डिक्रीज होने लगती है, प्रॉफिट का मार्जिन कम होने लगेगा। प्राइस डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट का मार्जिन कम होने लगेगा, प्रॉफिट का मार्जिन कम होने लगेगा तो लोग प्रोड्यूस कम करने लगेंगे। तो प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस और सब क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, यानी जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब सप्लाई भी बढ़ेगा, जब जब प्राइस घटेगा तब तब सप्लाई घटेगा। याद रहे यहाँ अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट मान ले रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड में भी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माने थे प्राइस को छोड़ के, और लॉ ऑफ सप्लाई में भी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माने थे प्राइस को छोड़ के। तब प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, और प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा।
जो सप्लाई कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका प्राइस है, ये है आपका क्वांटिटी, तो सप्लाई का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, सप्लाई का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। जब जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड भी बढ़ा। ये P1, ये P2, ये Q1, ये Q2, Q1, Q2, P1, P2। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटेगी। तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसीलिए जब इसका कर्व बनता है सप्लाई कर्व, तो वो अपवर्ड स्लोपिंग में होता है, और डिमांड का जो कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में होता है। तो हम लोग समझ लिया कि डिमांड क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि सप्लाई क्या होता है। अब हम लोग का तीसरा चीज है मार्केट, तीसरा है हम लोग का मार्केट। समझते हैं मार्केट क्या है। मार्केट इज ए प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक सिस्टम, एक जगह है सिस्टम का, जहां पे बायर्स और सेलर इंटरेक्ट करते हैं अपने सामान गुड्स का एक्सचेंज के लिए। इसमें और चीज जोड़ लीजिएगा, ऑल्सो इट इज अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मार्केट क्या है, मार्केट इज ए प्लेस और सिस्टम, मार्केट एक जगह है वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट, जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, जहां बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे, मार्केट। इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल्सो इट इज ए प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या तो समझ में आया मार्केट क्या है। मार्केट एक जगह है जहां बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल्सो इट इज ए प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, तो मार्केट के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन टाइप, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये सब क्या होता है देखिए। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन, हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे बोलेंगे। When a large number of producers, when a large number of producers of exactly the same goods competing with each other, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे बोलेंगे, जब व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ एग्जैक्टली द सेम गुड्स, सेम चीज बनाने वाला बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स आपस में कंपीट करने लगे, तब उस मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक ही चीज है, मान लीजिए एक बिस्किट का कंपनी है, बिस्किट का बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है जो बिस्किट बनाता है, और ये जब आपस में कंपीट करते हैं तो इस टाइप के मार्केट को हम बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। के बाद आते हैं हम लोग मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट किसे बोलेंगे, अब मोनोपोली मार्केट is a type of market structure, is a type of market structure in which there is only
only one seller supplying a product. हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट का बहुत सारा सप्लायर जब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो आपस में वो लोग कंपीट करते हैं, उस मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं. मोनोपोली मार्केट किसे बोलेंगे? अ मोनोपोली मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली वन सेलर फॉर्म सप्लाइंग अ प्रोडक्ट. जब मान लीजिए कि बिस्किट बनाने वाला, पूरा इकोनॉमी में बिस्किट बनाने वाला एक ही कंपनी है, एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही सेलर है, उस टाइप के मार्केट को हम लोग बोलेंगे मोनोपोली मार्केट. ठीक है. जब सेलर एक ही हो, उस प्रोडक्ट का सप्लायर या सेलर पूरे मार्केट में एक हो, तो उस टाइप के मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोपोली मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस सेटर होता है, यानी चीजों का प्राइस जो सेट करता है, प्राइस सेटर, वो कौन होता है? वो मार्केट होता है, मार्केट. अब इनमें से कोई भी सेलर अगर किसी अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दे, मान लीजिए कि बिस्किट का पैकेट का दाम 5 रुपए है सबका, और कोई अपना बिस्किट का पैकेट 7 रुपये में बेचना चाहे तो बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा. यहाँ प्राइस सेटर कौन हुआ? प्राइस सेटर मार्केट हुआ. प्राइस सेटर यहाँ सेलर नहीं हुआ, प्रोड्यूसर नहीं हुआ. यहाँ प्राइस सेटर कौन हुआ? प्राइस सेटर यहाँ पे मार्केट हुआ. मार्केट डिसाइड कर रही है कि किस चीज का वैल्यू कितना रहेगा. मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? यहाँ प्राइस सेटर प्रोड्यूसर होता है. प्राइस सेटर कौन होता है? सेलर या प्रोड्यूसर. क्यों? क्योंकि और लोग वो चीज बना ही नहीं रहे हैं, एक ही लोग बना रहे हैं, तो वहां पे प्राइस डिसाइड करने वाला कौन होगा? सेलर होगा. क्योंकि और लोग उस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं इकोनॉमी में. एक ही कंपनी है, तो अब सबको मजबूरन उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा, अब वो जितने दाम में भी बेचे. तो यहाँ प्राइस सेटर कौन होगा? सेलर होगा. और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेटर कौन होगा? मार्केट होगा. अब ओलिगोपोली देखते हैं. ओलिगोपोली क्या? ओलिगोपोली Oligopoly market is a market structure. Oligopoly market is a market structure. In which a few large firms dominate. Large firm dominate the industry. ओलिगोपोली मार्केट उस मार्केट को कहेंगे जहां पे कुछ ही लार्ज फर्म है जो पूरे मार्केट को क्या करती हैं? डोमिनेट करते हैं. किसी प्रोडक्ट का कुछ ही फर्म्स अगर पूरे मार्केट में डोमिनेट करते हैं तो हम उस मार्केट को किस टाइप का मार्केट बोलेंगे? ओलिगोपोली मार्केट. यहां जो फर्म्स होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है. दीज फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट. मतलब ये हुआ कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस में आपको अगर सेल करना है तभी आपका सामान बिकेगा. आप डिपेंड हो गए हैं दूसरे प्रोड्यूसर्स पे कि वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस कितना रख रहे हैं, कितना सेट कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ जो फर्म्स होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है मार्केट पे. ठीक है. प्राइस सेटर नहीं होती. यहां भी प्राइस सेटर कौन होगा? मार्केट ही होगा. फिर एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर. इट इज अ market structure is a market structure in which many firms मेरे साथ साथ आप लोगों को भी नोट्स बनाइएगा. in which many firms sell similar but differentiated products. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट किसे कहेंगे? इट इज ए मार्केट स्ट्रक्चर
in which many firms sell similar but differentiated products. ऐसा मार्केट जहां पे बहुत सारे फर्म्स सिमिलर थिंग ही बेच रहे हो लेकिन उनका प्रोडक्ट डिफरेंट हो। जैसे कि शैम्पू के बहुत सारी कंपनी है जो बेचते तो शैम्पू है लेकिन उनका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। सनसिल्क डिफरेंट, हेड एंड शोल्डर डिफरेंट, और बाकी जितना शैम्पू का है वो तो है तो सेम प्रोडक्ट सिमिलर थिंग्स है। ठीक है, इट इज ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मेनी फर्म्स सेल सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। चीज शैम्पू ही बेच रहे हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट डिफरेंट है। उस टाइप के मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि मार्केट क्या है। मार्केट इज ए प्लेस ऑफ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल्सो इट इज ए प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने समझा कि मार्केट क्या है। मार्केट इज ए प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल्सो इट इज ए प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। अब टाइप्स ऑफ मार्केट देख रहे थे हम लोग। परफेक्ट कंपटीशन देखे हम लोग क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पे सेम गुड बनाने वाली बहुत सारी प्रोड्यूसर हो जो एक दूसरे से कंपीट करती हो। वहां प्राइस सेटर कौन होता है? प्राइस सेटर मार्केट होता है। फिर हम लोगों ने देखा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे सेलर या फर्म या प्रोड्यूसर एक ही हो जो उस प्रोडक्ट को सप्लाई करता हो। ठीक है, तो उस टाइप के मार्केट को हम लोग मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। ओलिगो, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है। ओलिगोपोली मार्केट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट द इंडस्ट्री। दीज फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। ओलिगोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे कुछ फर्म्स डोमिनेट करते हैं पूरे इंडस्ट्री को। ठीक है, और ये फर्म इंटरडिपेंडेंट होते हैं यानी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यहां भी प्राइस सेटर मार्केट होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसा होगा? एक ऐसा मार्केट जहां पे सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे फर्म्स हो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मेनी फर्म्स सेल सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया शैम्पू का। बहुत सारी कंपनियां शैम्पू बनाती है लेकिन सबका क्या प्रोडक्ट सेम होता है? सिमिलर तो होता है, शैम्पू ही होता है, लेकिन सबके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन रहता है। ठीक है, उस टाइप के मार्केट को हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट बोलेंगे। आप समझते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम देखिए, हम लोगों ने समझा था कि प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस है और ये अगर क्वांटिटी है तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? डिमांड कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व। प्राइस और क्वांटिटी को हम लोग ले लें, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है। तो डिमांड का कर्व कैसा होगा? वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। और सप्लाई का कर्व कैसा होगा? वो होगा अपवर्ड स्लोपिंग। जब चीजों का दाम कम होगा, जब चीजों का सप्लाई कम होगा, योगी प्राइस, जब चीजों का सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड कम होगा तो क्या होगा उस मार्केट में? तब आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस डाउनवर्ड जा रही है। प्राइस कहां जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो, किसी भी चीज का जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो क्या देखने को मिलेगा कि उस चीज का प्राइस डाउनवर्ड जा रही है। और जब किसी चीज का सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तब क्या देखने को मिलेगा कि उस चीज की प्राइस अपवर्ड जा रही है यानी ऊपर की तरफ जा रही है। एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी मार्केट में जितनी डिमांड है उतना मार्केट में सप्लाई मौजूद है। इस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। इसी सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, यानी मार्केट में जितना डिमांड है और उतना ही सप्लाई है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। जब मार्केट में डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो प्राइस क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगी यानी नीचे की तरफ आएगी, चीजों का दाम घटेगा। और जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तब क्या होगी? चीजों का दाम अपवर्ड जाएगी यानी चीजों का दाम बढ़ेगा। और ऐसा सिचुएशन
जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। और बाकी ये जो दो सिचुएशन है जहां पे या तो डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, तो उन दोनों सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस इक्विलिब्रियम सिचुएशन। डिस इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया इक्विलिब्रियम क्या होता है और डिस इक्विलिब्रियम क्या होता है, और डिमांड, सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशन है? जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। और जब प्राइस बढ़ेगी, और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है? सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब प्राइस बढ़ेगी तो चीजों का सप्लाई भी बढ़ेगा, और जब प्राइस घटेगी तो चीजों का सप्लाई भी घटेगा। दोनों कर्व को एक साथ मिलाकर हम लोगों ने देखा, तो जब चीजों का डिमांड, सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, अपवर्ड जाएगा। और चीजों का डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी, तो प्राइस क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगा। ऐसा सिचुएशन जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाए, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। और ऐसा सिचुएशन जहां पे या तो डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई ज्यादा हो, उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? डिस इक्विलिब्रियम। समझे? तो हम लोगों ने मार्केट समझा। मार्केट क्या है? मार्केट इज ए प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। टाइप्स ऑफ मार्केट हम लोगों ने देखा। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोली मार्केट क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है? फिर हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम यानी मार्केट इक्विलिब्रियम ऑक्यूर्स व्हेन डिमांड इक्वल सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है। द प्राइस एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। उस पॉइंट के प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी कि इस पॉइंट पे जो प्राइस रहेगा इसे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस, इस प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है। और उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिस इक्विलिब्रियम क्या हुआ? हम लोगों ने देखा, या तो डिमांड ज्यादा हो और एक्सेस डिमांड लीड टू शॉर्टेज एंड राइज इन प्राइस। जब डिमांड ज्यादा हो तो प्राइस क्या होगी? प्राइस कम होगी। और जब सप्लाई ज्यादा हो तो प्राइस कम होगी। ऐसा सिचुएशन जहां पे डिमांड या सप्लाई ज्यादा या कम हो, उस सिचुएशन को हम लोग डिस इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहें। तो आज का लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डिमांड क्या होता है, डिमांड का कर्व क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है, कौन कौन सा फैक्टर होता है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग, जो अदर फैक्टर्स है उसको हम लोग कांस्टेंट मान ले प्राइस के सिवा। तो जब प्राइस किसी चीज का बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। फिर हम लोगों ने सप्लाई देखा। सप्लाई क्या होता है? प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम ऑफ पीरियड। A good that producers are willing and able to sell at different prices during a given time period. Supply किसे कहेंगे? Supply refers to the quantity of a goods that producers are willing, willingness भी होना चाहिए और ability भी होना चाहिए, क्या चीज का? सेल करने का। तब हम कहेंगे कि मार्केट में उसका सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या, फैक्टर्स क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों ने, बहुत सारे फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने कुछ फैक्टर देखा भी, जैसे प्राइस ऑफ द गुड, रॉ मटेरियल, लेबर, स्किल, वेजेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, इटीसी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि बाकी सारे फैक्टर प्राइस को छोड़ के अगर कांस्टेंट है, तो जब जब प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, और जब जब प्राइस घटेगी तो सप्लाई घटेगी। यानी प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। और सप्लाई कर्व क्या, कैसा कर्व होता है? अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, इसीलिए वो सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने मार्केट देखा। मार्केट क्या होता है? मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट इज ए प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। आल्सो इट इज ए प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मार्केट देखा। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? उसमें प्राइस सेटर कौन होता है? प्राइस सेटर मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली में प्राइस सेटर प्रोड्यूसर होता है। ओलिगोपोली में प्राइस सेटर मार्केट होता है। ओलिगोपोली क्या होता है? ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये चीज हम लोगों ने देखा। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, तो उस जगह के प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। उस जगह के हम लोग सप्लाई क्वांटिटी को हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है। उस मार्केट को हम लोग इक्विलिब्रियम मार्केट कहेंगे। और जहां या तो डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, उसको डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे।
जहां डिमांड ज्यादा, तो डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, उसको डिसइक्विलिब्रियम, जहां सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया, उसको भी डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो साइंस का आएगा। साइंस का लेक्चर आप लोगों को लेने वाले हैं एहसन सर, समीर एहसन सर साइंस का लेक्चर आप लोगों को लेने वाले हैं। वो साइंस कवर करवाएंगे और मैं आर्ट्स का पोर्शन कवर करवाऊंगा। तो अब तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोट्स बनाना मत भूलिएगा। नोट्स हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होते हैं, आप कोशिश कीजिए कि हैंड रिटन नोट्स ही बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।